नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। लगभग 3.5 साल से एक सरकारी अस्पताल के मुर्दाघर की फ्रिज में एक लड़की का कंकाल कैद रहा। इस दौरान लड़की के माँ बाप थाने से लेकर कोर्ट तक दौड़ते रहे कि कम से कम अंतिम संस्कार के लिए उन्हें उनकी बेटी का कंकाल ही सौंप दो ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन पुलिस पत्थर बनी रही। फिर पूरे 2 साल बाद पुलिस को पहली बार ख्याल आया कि कंकाल का डीएनए कराते हैं। इसके बाद डीएनए के 3 सैंपल लिए गए। कंकाल अब भी कैद में था। कहानी इटावा की है। इटावा के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखा ये रेफ्रिजरेटर अपने आप में एक पूरी कहानी है। असल में इस रेफ्रिजरेटर में रखी एक लाश या यूं कहें कि एक कंकाल पूरे 40 महीनों तक अपने अंजाम का इंतजार करता रहा। घर वाले कंकाल को इस रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालने के लिए पुलिस थाने से लेकर अदालत की चौखट पर एड़ियां रगड़ते रहे, लेकिन कंकाल को फ्रिज से आजादी नहीं मिल सकी। और तो और इन 40 महीनों में 2 बार उस कंकाल का डीएनए एग्जामिनेशन हुआ, मगर दोनों ही बार रिपोर्ट ऐसी आई कि मरने वाले शख्स की पहचान ही साबित नहीं हो सकी। और इसी के साथ कंकाल की कैद की उम्र भी लगातार बढ़ती रही। मगर 40 महीने के बाद अचानक एक रोज कुछ ऐसा हुआ कि रेफ्रिजरेटर में कैद वो कंकाल एक ही झटके में न सिर्फ आजाद हो गया, बल्कि रिहाई के फौरन बाद अपनी सही जगह पर भी पहुंच गया, यानी कंकाल का अंतिम संस्कार हो गया। मगर अब सवाल यह है कि 2 बार डीएनए जांच के बावजूद जिस कंकाल की पहचान साबित नहीं हो सकी, आखिर 40 महीने के बाद ऐसा क्या हो गया कि एकाएक मरने वाले की पहचान साफ हो गई। और सवाल यह भी है कि अगर कंकाल की पहचान साफ हो गई तो फिर उस शख्स को कंकाल बनाने के दोषी यानी उसके कत्ल के गुनहगारों का क्या हुआ। तो जब आप एक रेफ्रिजरेटर में कैद इस कंकाल की मिस्ट्री सुनेंगे तो यकीन मानिए कि दांतों तले उंगली दबा लेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से कोई 3 साल और 4 महीने पहले। यूपी के इटावा जिले के जसवंत नगर तहसील का गांव चक सलेमपुर। इसी चक सलेमपुर की रहने वाली 19 साल की एक लड़की रीटा 19 सितंबर 2020 को अचानक अपने घर से गायब हो गई। रीटा किसी से मिलने जाने की बात कहकर घर से निकली और ऐसे गुम हुई कि किसी को ढूंढे नहीं मिली। इसी बीच घर वालों ने न सिर्फ अपने तौर पर रीटा की बहुत तलाश की, बल्कि उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। लेकिन इससे पहले कि पुलिस रीटा के बारे में कोई खास जानकारी जुटा पाती, गांव के बाहर एक बाजरे के खेत से एक कंकाल बरामद। कंकाल को देखकर साफ था कि उसकी मौत किसी केमिकल से जलाए जाने के चलते हुई है या फिर कत्ल के बाद लाश पर केमिकल डाला गया। वैसे तो कंकाल को देखकर मरने वाले की पहचान नामुमकिन थी, लेकिन कंकाल के पास से मिला लेडीज चप्पल और कपड़े इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि ये कंकाल किसी और का नहीं बल्कि बमुश्किल हफ्ते भर पहले गायब हुई रीटा का है। रीटा के घर वालों को भी जब इस कंकाल का पता चला तो वो भागे भागे उस खेत में पहुंचे और कंकाल को अपनी बेटी का होने की बात कहते हुए उस पर दावा करने लगे। घर वालों का कहना था चूंकि कंकाल के पास मिले कपड़े और चप्पल रीटा के ही हैं, ये लाश रीटा के सिवा किसी और की हो ही नहीं सकती। और तो और घर वाले रीटा को इस हाल में पहुंचाने वाले यानी उसके कातिलों के नाम भी बता रहे। जब 7 दिन बाद लाश मिली तो बिल्कुल कंकाल मेरी लड़की की। अब कंकाल भाई सरकार कह रही है कि मेरे नहीं है,
निकले। हमें संतुष्टि बिल्कुल नहीं है कि हमारी लड़की की नहीं, हमें 100 में 100% यही है कि हमारी लड़की की है। मगर रीटा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने, गांव के बाहर से कंकाल के बरामद होने और कंकाल के साथ ही रीटा के कपड़े और चप्पल मिलने के बावजूद पुलिस ने उसके घर वालों के दावे पर यकीन नहीं किया और किसी साइंटिफिक रिपोर्ट के बिना उन्हें वो कंकाल सौंपने से भी मना कर दिया। पुलिस ने कंकाल बरामद की और उसे सीधा इटावा के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। रीटा के घर वालों ने हर मुमकिन कोशिश कर ली, यहाँ तक कि अपने पड़ोस में रहने वाले एक रामकुमार नाम के शख्स और उसके घर वालों पर अपनी बेटी के कत्ल का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। लेकिन लाख शिकायत करने के बावजूद उन्हें न तो कंकाल मिला और न ही वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर सके। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और 2 साल बाद पहली बार इटावा पुलिस ने साल 2022 के शुरुआती दिनों में कंकाल के साथ साथ रीटा के माता पिता का डीएनए सैंपल कलेक्ट किया और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए हैदराबाद की लेबोरेटरी में भिजवा दिया। लेकिन रीटा के घर वालों को तब जोर का झटका लगा जब 26 मार्च 2022 को लैब से आई रिपोर्ट से ये बात साफ नहीं हो सकी कि लाश उनकी बेटी की है या नहीं। असल में डीएनए का सैंपल सही नहीं होने की वजह से रिपोर्ट अस्पष्ट थी। चूंकि रिपोर्ट साफ नहीं थी तो रीटा के घर वालों ने उसकी दोबारा डीएनए जांच करवाने की मांग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने फिर से उसी साल यानी 18 अगस्त 2022 को एक बार फिर कंकाल के साथ साथ रीटा के माता पिता का डीएनए सैंपल कलेक्ट किया और उन्हें दोबारा जांच के लिए भिजवाया। मगर सितम देखिए कि इस कोशिश का नतीजा भी वही निकला जो पहली बार निकला था। लैब से बताया गया कि सैंपल ठीक नहीं होने की वजह से डीएनए मैचिंग को लेकर किसी नतीजे पर पहुंचना मुमकिन नहीं है। यानी कंकाल को लेकर घर वालों का इंतजार एक बार फिर और लंबा हो गया। 2022 में ही जब कंकाल मिला था तो कंकाल का चूंकि पीएम में स्पष्ट रूप से नहीं आ पा रहा था, उसमें उनकी पहचान भी संभव नहीं थी। यद्यपि वादिया मुकदमा कहना था कि उन्होंने कपड़े और कुछ अन्य तत्वों के आधार पर पहचान किया था, जो कि बहुत सुस्पष्ट नहीं था। अब हार कर रीटा के घर वालों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। चूंकि इससे पहले दोनों बार रिपोर्ट साफ नहीं आई थी और कंकाल भी जस का तस फ्रीजर में ही पड़ा था, घर वालों ने एक बार फिर से कंकाल से उनका डीएनए मैच करवाने की गुहार लगाई और कहा कि अगर जरूरत पड़े तो वो इसके लिए खर्च वहन करने को भी तैयार है। घर वालों की इस फरियाद को हाईकोर्ट ने न सिर्फ गंभीरता से लिया बल्कि इस बात पर भी हैरानी जताई कि आखिर कैसे पुलिस ने 3 साल से भी ज्यादा समय से एक कंकाल को फ्रीजर में रख छोड़ा है, जबकि किसी भी लावारिस लाश को ज्यादा से ज्यादा 72 घंटे तक मोर्चरी में रखे जाने का नियम है और इसके बाद जरूरी सैंपल सुरक्षित रखकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। मगर ये मामला थोड़ा अलग था। यहाँ पूरा का पूरा कंकाल ही फ्रीजर में पड़ा था, लेकिन सैंपल ही सही तरीके से कलेक्ट नहीं हो पा रहा था। अगर शव की 72 घंटों तक पहचान नहीं होती है तो ऐसे केस में पुलिस उसका अंतिम संस्कार कर देती है, लेकिन इससे पहले ये कानून है कि उसकी फोटोग्राफी की जाती है, उसके बाद शव से संबंधित कपड़े सीज किए जाते हैं, उसका बायोलॉजिकल परीक्षण किया जाता है और साथ साथ अन्य दस्तावेज भी रख लिए जाते हैं ताकि भविष्य में कभी कोई दावा करता सामने आए तो पुलिस आसानी से डीएनए मैच कर सके। लेकिन इटावा के केस में कुछ अलग हुआ। दरअसल इस मामले में लड़की की पहचान उसके परिवार वालों ने कर ली थी, लेकिन पुलिस डीएनए रिपोर्ट का वेट करती रही। कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब अदालत के आदेश पर इटावा पुलिस ने तीसरी बार डीएनए सैंपल कलेक्ट करवाया, कंकाल के भी और रीटा के माता पिता के भी। और इस बार जब डीएनए की रिपोर्ट सामने आई तो वही हुआ जिसका दावा रीटा के घर वाले 3 साल से भी ज्यादा समय से कर रहे थे। साइंटिस्ट्स ने रिपोर्ट दी कि कंकाल किसी और का नहीं बल्कि चक सलेमपुर गांव की रहने वाली लड़की रीटा का ही है।
अब पुलिस ने आनन फानन में न सिर्फ रीटा के घर वालों को बुलाकर 3 साल और 4 महीने बाद अचानक वो कंकाल उनके हवाले कर दिया, बल्कि जल्दबाजी में गांव के ही एक खेत में उसका अंतिम संस्कार भी करवा दिया। रीटा के वो अवशेष पुलिस ने अपनी मौजूदगी में घर वालों से ही जमीन में दफन करवा दिए। 3.5 साल बाद कंकाल को आखिर अंतिम संस्कार की जगह मिल ही गई। डीएनए रिपोर्ट में माता पिता का दावा सच निकला, जिसके बाद अधिकारियों ने अपनी देखरेख में अंतिम संस्कार करवाया। लेकिन इसके बावजूद भी परिजनों की आज भी मांग है कि हत्या आरोपियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई के तहत सजा दी जाए। यानी जो डीएनए सैंपल 2 जांच में फेल हो गया, तीसरी बार लिए गए सैंपल से न सिर्फ डीएनए की रिपोर्ट क्लियर हो गई, बल्कि यह भी साफ हो गया कि कंकाल रीटा का ही था। फिलहाल पूरे 40 महीने के बाद मोर्चरी में बंद एक कंकाल की रिहाई तो हो गई, उसका अंतिम संस्कार भी हो गया, और तो और घर वालों को भी ये राहत मिल गई कि वो अपनी बेटी का अंतिम क्रिया कर सके। लेकिन जो सवाल अब भी सामने खड़ा है वो ये कि रीटा को आखिर इस हाल में पहुंचाने का दोषी कौन है? अगर वो वही है जिस पर घर वाले शुरू से इल्जाम लगाते रहे हैं, तो आखिर पुलिस की तफ्तीश से ये कब पता चलेगा कि रीटा का कत्ल उसी गांव के रहने वाले रामकुमार ने किया था या किसी और ने? आखिर पुलिस कत्ल के उस मामले में मकतूल को कब तक इंसाफ दिलाएगी, जिसमें मरने वाले की पहचान पता करने में ही उसे 3 साल से ज्यादा लग गए। 2020 में, सितंबर 2020 में एक कंकाल मिला था, मतलब काफ़ी कुछ बहुत ही कम बचा हुआ कंकाल था वो, और उसका परीक्षण के लिए तत्समय ही भेजा गया था। करीब 3 साल पहले की बात है ये, और 3 साढ़े 3 साल हो गए उसमें, और भेजा गया था। तो परीक्षण कई बार रिमाइंडर के बाद में आया था, तो उसमें थोड़ा एम्बिगुअस रिपोर्ट आई हुई थी। तो उस एम्बिगुअस रिपोर्ट को निस्तारण करने के लिए, उसका डिस्पोजल करने के लिए एक बेटर इंस्टीट्यूशन हैदराबाद, अभी पिछले 3 महीने पहले उसका रिजल्ट आया था, तो 3 महीने पहले हमने भेजा था उसको, हैदराबाद भेजा था। तो हैदराबाद से जो लैब से उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है कि जो माँ बाप क्लेम कर रहे थे वही उसके माँ बाप थे। चक सलेमपुर पड़ता है जसवंत नगर थाना क्षेत्र में। तो इसमें अभियोग भी दर्ज हुआ है कुछ लोगों के खिलाफ, तो अब उसमें तफ्तीश भी गहराई से की जाएगी। कंकाल तो आजाद हो गया, लेकिन रीटा को कंकाल बनाने वाला उसका कातिल कौन था और उसने ये कत्ल क्यों किया, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए वारदात। कमाल देखिए कि करीब 3.5 साल पहले ही रीटा के माँ बाप ने पुलिस को रीटा के कातिल का सच बता दिया था, लेकिन जो पुलिस रीटा के कंकाल का सच ही नहीं बता पा रही थी, वो रीटा के कातिल के सच को कैसे समझती। लेकिन फिर अचानक जैसे ही रीटा के कंकाल का सच सामने आया, कुछ ही दिन बाद रीटा के कातिल ने खुद ही पुलिस के सामने जाकर सरेंडर कर दिया। पुलिस सूत्रों की माने तो इटावा की रहने वाली 19 साल की रीटा अपने गांव के ही रामकुमार यादव नाम के एक शख्स के बेहद करीब थी। दोनों फोन पर एक दूसरे से न सिर्फ बातें किया करते थे, बल्कि एक दूसरे से मिलते भी थे। मगर दिक्कत ये थी कि दोनों न सिर्फ अलग अलग बिरादरी से थे, बल्कि रामकुमार शादीशुदा और बाल बच्चेदार था। ऐसे में दोनों के घर वालों को ही रीटा और रामकुमार के इस रिश्ते पर ऐतराज था। यही वजह है कि जब गांव के बाहर खेत से एक कंकाल मिला और कंकाल के पास से रीटा के चप्पल और कपड़े मिले, तो रीटा के घर वालों ने सीधा इल्जाम रामकुमार और उसके घर वालों पर लगाया। रीटा के घर वालों का कहना था कि रामकुमार ने अपने घर वालों के साथ मिलकर रीटा का कत्ल कर दिया है। सितम देखिए कि रीटा की गुमशुदगी की शुरुआती तफ्तीश में भी इस बात का इशारा मिला था कि उसकी गुमशुदगी से गांव के ही रामकुमार का कोई ना कोई रिश्ता जरूर है, क्योंकि अपने मोबाइल फोन पर रीटा की आखिरी बातचीत भी रामकुमार से ही हुई थी। लेकिन तब से लेकर अब तक पुलिस ने कभी इस पहलू को ठीक से खंगालने की जरूरत नहीं समझी। शायद पुलिस ये सोचकर तफ्तीश करने से बचती रही कि अभी तो रीटा की लाश की पहचान भी नहीं हुई, जब लाश की पहचान होगी तो देखी जाएगी। फिलहाल रामकुमार का पूरा परिवार गांव छोड़कर चला गया, लेकिन अब डीएनए रिपोर्ट में कंकाल रीटा का होने की बात साफ होने पर अचानक
रामकुमार ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। उधर 3 सालों से ज्यादा वक्त गुजरने के बावजूद अब तक पुलिस को रीटा का मोबाइल फोन भी नहीं मिला और अब इतने साल बाद इस बात की गुंजाइश भी कम है कि रीटा का मोबाइल फोन पुलिस कभी बरामद कर भी पाएगी। अमित तिवारी, इटावा, आज तक।